देखो बच्चे बहुत सारे नोट्स के बारे में बोल रहे हैं, भाई नोट्स मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा। कि सर आर्थिक गतिविधि क्या होती है कि जिससे पैसा बनता है भाई, जिससे जो है धन आता है। द्वितीय क्षेत्र, इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप एक कदम ऊपर बढ़ जाते हो। जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और जो भी सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, याद रखना उसके मूल्य का उपयोग है। और यहां पर आप देखोगे तो लगभग जो यहां पर 70% हिस्सा जो है किसका है भाई, 70% हिस्सा जो यहां पर आप देखोगे अपना, जैसा उसने वादा किया था, तो तुम्हें जो है रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो सर आज आप कौन सा चैप्टर करवाओगे। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो है इसको हम करवाने वाले हैं। और चैप्टर का नाम क्या है भाई, सर अंधे नहीं है, पढ़ लिया हमने, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो भाई देखो, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा आपसे। देखो बच्चे बहुत सारे नोट्स के बारे में बोल रहे हैं, भाई नोट्स मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक चैप्टर की नोट्स डालूंगा। जब मैं एक पूरी ड्राइव शेयर करूंगा तो उसमें जितने भी नोट्स बना रखे हैं मैंने, जो चैप्टर हो गए हैं या फिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं, उन सबके ही नोट्स में जो है एक ड्राइव में डाल दूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेरी बातचीत चल रही है, अब वो देखना पड़ेगा कैसे डालने हैं नोट्स। बट मैं गारंटी से कहता हूं 2 से 4 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। चलो, ये चैप्टर हमारा दूसरा है, हमारा अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है, इको का दूसरा चैप्टर है। अब पहले चैप्टर को थोड़ा सा कनेक्ट करो। मैं हमेशा जो है पिछले चैप्टर से थोड़ा सा कनेक्ट करवाता हूं। पहला जो चैप्टर था हमारा था विकास, और विकास में हमने ये जाना कि भाई हमने देश के विकास के बारे में बात की, और हमने ये भी जाना कि जब हम देश के विकास के बारे में बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था आ जाती है। अर्थव्यवस्था का हमने मतलब जाना था, परिभाषा जानी थी। क्या थी अर्थव्यवस्था की परिभाषा, कि भैया देखो जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जो भी एक ढांचा है जहां पर आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि आप दिन भर में क्या क्या गतिविधियां कर लेते हो, क्या क्या एक्टिविटीज कर लेते हो। कि सर खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, लेकिन इन सबसे पैसा आ रहा है, तुम पैसा बना रहे हो, तुम नहीं बना रहे, है ना। घर वाले जब तुम शाम को खेलने जाते हो, 1-2 घंटा ज्यादा हो जाता है, तो घर वाले बहुत डांटते हैं कि भैया पैसों में आग लगा लिया तुमने, पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं हो और माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, है ना, तो हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये ताने तुम्हें जरूर पड़े होंगे। क्यों पड़े हैं, क्योंकि तुम जब तुम खेलने कूदने जाते हो तो उसका तुम्हें पैसा नहीं मिलता, वो तुम मनोरंजन के लिए खेलते हो, मतलब वो जो गतिविधि है उसका पैसा नहीं मिल रहा तुम्हें, तो वो एक सिर्फ गतिविधि होगी नॉर्मल। लेकिन अगर हम बात करें आर्थिक गतिविधि की, इस पे याद रखो, है ना, आर्थिक गतिविधि, ये जो शब्द है इसको पकड़ के रखो थोड़ा सा, कि सर आर्थिक गतिविधि क्या होती है, कि जिससे पैसा बनता है भाई, जिससे जो है धन आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्थिक गतिविधि बोलते हैं। तो ऐसी क्रियाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब देखो पूरी दुनिया की हम बात करें, जो लोग थोड़ा कमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे मैं आपके पिताजी की बात करूं, बहुत सारी जो पेरेंट्स हैं, चाहे मैं पिताजी की बात करूं, माताजी की बात करूं, वो जॉब कर रहे होंगे, या फिर मैक्सिमम ये होता है कि पापा जॉब कर रहे हैं, मम्मी जो है हाउसवाइफ है, यही होता है ना। अगर मैं आपके पापा का उदाहरण ले लूं, तो बहुत सारे हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उनके जो पिताजी जो होंगे वो किसान होंगे। बहुत सारे जो हमारे बच्चे देख रहे हैं उनके पिताजी जो होंगे वो किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे। बहुत सारे जो हम बच्चे में देख रहे हैं उनके पिताजी जो होंगे वो सेवा क्षेत्र में होंगे, किसी को सेवा प्रदान कर रहे होंगे, है ना, चाहे वो मे बी बस चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, या फिर बैंक में काम करते हो, या फिर टीचर हो, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कहने का क्या है कि हमने क्या किया, हमारी जो अर्थव्यवस्था जो है ये आगे बढ़ रही है। कैसे आगे बढ़ रही है, जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उससे आगे बढ़ रही है ना। और आर्थिक गतिविधियों को हमने क्या किया, इस चैप्टर में हमने आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, है ना। तो 3 हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा प्राथमिक गतिविधि, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम टर्शरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि जो हम गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी हम आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके की गतिविधियां हैं, है ना। कोई खेती कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई विनिर्माण कर रहा है, तो अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं। इनको हमने अलग अलग क्षेत्रों में बांट लिया। चलो धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। अच्छा, प्राइमरी गतिविधि की हम बात करें, प्राइमरी क्षेत्र की हम बात करें, है ना, प्राथमिक गतिविधि की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखोगे हम प्राकृतिक संसाधन का जो इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों का जो उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जो हम दोहन करते हैं। ऐसी चीज में आप देखोगे इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर प्राथमिक गतिविधि बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो भी चीज आप बना रहे हो, जिसका भी उत्पादन कर रहे हो, उसका बेस क्रिएट किया जाता है ना। जैसे आप जब कोई भी घर बनाते हो तो नींव बनती है ना, पहले नींव के बाद घर बनता है। तो आप देखोगे किसी चीज की नींव कैसे बनती है, तो प्राथमिक गतिविधि में ही बनती है। इसमें आप प्राकृतिक चीजों का जो इस्तेमाल करते हो, प्रकृति से जो चीज लेते हो, प्रकृति से जो उत्पादन करते हो। जैसे कृषि की हम बात करें, है ना, जो भी खनन हो गया, क्रिया, जो भी अलग जो क्रियाकलाप हो गया, डेयरी वगैरह, डेयरी उत्पादन वगैरह हो गया, है ना, मछली पालन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा जो है प्राइमरी या फिर आप बोल सकते हो प्राथमिक गतिविधि में आता है। अच्छा, फिर आप क्या होता है, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप एक कदम ऊपर बढ़ जाते हो और जो हमारे प्राथमिक गतिविधि से जो भी उत्पादन हुआ है उसका रूप आप बदल देते हो, मतलब उसको और बेहतर बना देते हो। जैसे मैंने बात करी, चलो चीनी का उदाहरण ले लेते हैं। अब चीनी जो है पेड़ पे थोड़ा ना लगती है, चीनी किससे बनती है, चीनी बनती है गन्ने से। अब गन्ना क्या है, गन्ना अगर आप उगाओगे तो वो है प्राथमिक गतिविधि, गन्ना उगा लिया आपने, प्राथमिक गतिविधि है। लेकिन गन्ने की चीनी बना ली, मतलब तुमने गन्ने को जो है चीनी बना ली, गन्ने का गुड़ बना लिया, गन्ने की जैगरी बना ली, तो वो किसमें आएगा, वो आएगा हमारा द्वितीय क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, इसमें विनिर्माण
होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें क्या करते हो तुम, इसमें जो भी चीजें बनी है, जो भी प्राथमिक गतिविधि में चीजें बनी है, उनको और बेहतर बनाते हो, उनका रूप बदल देते हो। क्या करके भाई, विनिर्माण करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, है ना। तो यहां पर वही होता है, यहां पर प्राकृतिक उत्पादनों को जो है विनिर्माण प्रणाली के द्वारा जो है उनके रूप को बदला जाता है। जैसे लोहा इस्पात हो गया हमारा, ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो भी हो गया हमारा, गन्ने की चीनी बना ली, वो भी क्या, वो भी हमारी एक द्वितीय क्षेत्र में आता है। चलो ठीक है, तृतीय क्षेत्र की हम बात करें तो इन दोनों क्षेत्र को, प्राथमिक गतिविधि और द्वितीय गतिविधि को जो सेवा प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, है ना। मतलब तुमने क्या किया, तुमने गन्ने की चीनी बना ली। अब सोच के देखो, खेतों से फैक्ट्री तक, खेतों से गन्ने की मिल तक, चीनी की मिल तक, सॉरी गन्ने की मिल नहीं, चीनी की मिल तक जो है कौन ले जाएगा, ट्रक वाला ले जाएगा, ट्रैक्टर वाला ले जाएगा। तो वो तुम्हें क्या दे रहा है, तुम्हें सेवा दे रहा है। तुम्हें मान के चलो गन्ने की खेती करनी है, तुमने बैंक से पैसा उधार लिया, तो बैंक क्या हो गया, बैंक भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को, है ना। वित्तीय सेवा हो गई, यातायात सेवा हो गई। अब भैया खेत से चीनी मिल तक ले जाने के लिए तुम्हें यातायात तो चाहिए होगा, ट्रक चाहिए होगा, ट्रैक्टर चाहिए होगा, तो ये क्या किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो तीनों का उदाहरण आपने देख लिया। अच्छा, याद रखना कि जो हमारा प्राथमिक गतिविधि जो है, यानी कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर जो है, इसको हम कृषि और संबंधित क्षेत्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अन्य सभी उत्पादन जो है उसका आधार क्या होता है। मतलब मैंने बोला ना कि प्राथमिक गतिविधि में क्या हो रहा है, एक कोई भी उत्पादन जो हो रहा है उसका आधार बन रहा है ना। गन्ने चीनी नहीं बनती है, गन्ना नहीं होता, गन्ना क्या हो गया, गन्ना उसका आधार हो गया। ठीक है, तो किसी भी चीज का जो आधार होता है वो प्राथमिक गतिविधि में बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्र भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। याद रखना ये तीनों जो क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के तीनों जो है एक दूसरे पे संबंध, मतलब तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ ना। जैसे एक उदाहरण दिया गया यहां पर, मानी चलो तुमने अनाज की खेती की, है ना, इससे क्या हुआ, इससे आटा बनाया तुमने, आटे को जो है फैक्ट्री में ले जाने के लिए तुम्हें जो है किसी ट्रक की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर जो फैक्ट्री में गया उसका क्या बना दिया, उसका विनिर्माण करके आपने उस आटे का बिस्किट बना दिया। तो ये बिस्किट बनने वाला जो पूरा प्रोसेस था, ये क्या था, द्वितीय क्षेत्र में। अब सोच के देखो, अगर ये खेत ना होता, खेत में ये अनाज ना होता, तो ये बिस्किट कैसे बनते। और सोच के देखो, अगर ये ट्रक ना होता तो यहां से यहां तक कैसे लाया जाता, फैक्ट्री तक ये पूरा जो ट्रक भर के कैसे लाते, मतलब ये पूरा गेहूं जो है ये यहां तक फैक्ट्री तक कैसे आता। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों सेक्टर जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, है ना, परस्पर है, निर्भर करते हैं। तो आप याद रखना कि तीनों सेक्टर जो है, तीनों क्षेत्र जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। चलिए, अब हम तीनों क्षेत्रों की तुलना करें तो आप देखोगे, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक की हम बात करें, माध्यम की हम बात करें, यानी कि द्वितीय क्षेत्र की बात हो रही है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय की हम बात करें तो आप देखोगे बहुत सारा उत्पादन करते हैं। ये अलग अलग उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं। और आप देखोगे कि तृतीय क्षेत्र जो है वह एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है सेवाएं प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि आप देखोगे इनसे प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों से बहुत सारा उत्पादन हो रहा है और तृतीय क्षेत्र से बहुत सारी सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तृतीय क्षेत्र में याद रखना कोई उत्पादन नहीं होता, यहां पर क्या होता है, यहां पर सेवाओं का आदान प्रदान होता है तृतीय क्षेत्र में। अब आप देखो इन तीनों क्षेत्रों में कुछ ना कुछ तो उत्पादन होता होगा। मैंने बताया तीनों गतिविधियां हैं, कोई जो लोग हैं वो प्राथमिक गतिविधि में लगे हुए हैं, कुछ जो है वो द्वितीयक में लगे हुए हैं, कुछ जो है वो तृतीयक में लगे हुए हैं। अब इन तीनों से उत्पादन हो रहा है। अब कितना उत्पादन हो रहा है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। प्रत्येक क्षेत्र में जो है ना, अलग अलग वस्तुओं का जो निर्माण किया जा रहा है और आप देखोगे अलग अलग जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग वस्तुओं का जो हम क्या करते हैं, मूल्य निकालते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि हम जो भी यहाँ पर वस्तुओं की गणना की जा रही है, या फिर यहाँ पे सेवाएं लिखने बोल, सेवा है ना, सेवाओं जो है ना, सेवाओं का जो भी आदान प्रदान हो रहा है, जो भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और जो भी सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, याद रखना उसके मूल्य का उपयोग है। यानी कि मात्रा नहीं है, मात्रा को कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब तुमने कितना किलो जो है उत्पादन किया उसको हम नहीं लेंगे, उसका जो मूल्य है उसको ही हम लेंगे। क्लियर हुआ ना। जैसे मानी चलो किसी क्षेत्र में जो है तुमने 100 किलो गेहूं का उत्पादन किया, तो उसका मूल्य जो है वो लिखा जाएगा। 100 किलो गेहूं मान के चलो 10 रुपए किलो है, तो 1000 रुपए लिखा जाएगा, ना कि 100 रुपए किलो। ठीक है, तो मूल्य नहीं लिखते हम, सॉरी मूल्य ही लिखते हैं हम, यहां पर मात्रा नहीं लिखी जाती। मात्रा लिखोगे तो क्या होगा, तो यहां पर सही कैलकुलेशन नहीं आएगी। सोच के देखो, किसी एक गाड़ी कंपनी ने 100 गाड़ी निकाली है और तो मात्रा हो गई 100, है ना, और तुमने क्या किया, तुमने जो है 100 कीले बनाई है, कीले छोटी छोटी कीले जो होती है, तुमने 1 लाख कीले बनाई है। अब कहने का मतलब क्या है, एक कील जो है 50 पैसे की आती है, मान के चलो, तो तुमने 1 लाख भी कीले बनाई है तो 50,000 रुपए की हुई है। लेकिन वहीं अगर तुमने 100 गाड़ियां बनाई है तो एक गाड़ी भी 10 लाख की है, तो कितने हो गए, तो ये 10 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। समझो यहाँ पे, तो यहां पर इसलिए हम जो है मूल्य ही लेते हैं, मात्रा नहीं लेते। मात्रा जो है हमें सही गणना करके नहीं बताता है। और याद रखना, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसको हम बोलते हैं, जितनी भी उत्पादन हुआ है हमारा, जितना भी उत्पादन हुआ है उसका जो टोटल वैल्यू निकल के आती है, उसके अंतिम मूल्य को लेते हैं। अंतिम मूल्य मतलब, सर अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है, अंतिम मूल्य अगर नहीं लेंगे तो यहां पर जो है दोहरी गणना का जो है समस्या आएगी। मतलब क्या हो, मतलब ये हुआ, मानी चलो तुमने 100 रुपए की किसी लकड़हारे ने लकड़ी काटी, एक लकड़हारे ने लकड़ी काटी, उसको 200 रुपए में जो है बेच दिया किसको,
मान के चलो किसी लकड़हारे ने, लो रुको रुको रुको, अब समझ में आएगा आपके, किसी लकड़हारे ने एक पेड़ से जो है लकड़ियां काटी और उसको जो है 100 रुपए में जो है बेच दिया किसी कारपेंटर को, ठीक है, उसने जो है बढ़िया सी मेज बना दी, है ना, और इसको जो है 200 रुपए में बेच दिया एक होलसेलर को, होलसेलर ने, है ना, किसी रिटेलर को 300 रुपए में बेच दिया उसको, किसी रिटेलर ने, है ना, किसी रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया 600 रुपए में, ठीक है। अब सोच के देखो कि यहां पर 100 भी काउंट करोगे आप, 200 भी, 300 भी, 600 भी, इन सबकी गणना नहीं की जाएगी। इसका जो अंतिम मूल्य निकलेगा, अंतिम मूल्य कितना, 600, कस्टमर के हाथ में जो जाएगा अंतिम मूल्य जो है वही जो है कैलकुलेट की जाएगी, ना कि यहां पर तीनों सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, सबको जोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम 6 3 9 2 8 और एक 900 रुपए नहीं जोड़े जाएंगे, है ना, 900 रुपए थोड़ा ना जोड़े जाएंगे इसमें कितने रुपए जोड़े जाएंगे, 600, क्योंकि अंतिम मूल्य क्या था, अंतिम मूल्य ये था। अगर आप सबको जोड़ोगे तो आप सोच के देखो ना, दोहरी गणना हो जाएगी, इन सबको आप दो दो बारी जो है काउंट कर लोगे, इसलिए जो आप बोला जाता है यहां पर कि हम अंतिम गणना को जोड़ते हैं, अंतिम गणना जो होती है, अंतिम मूल्य जो होता है उसको जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहां पर एक ऐतिहासिक परिवर्तन भी दिखा है, मतलब कहने का यह है कि अगर पिछले 100 साल का आप डेटा उठा के देखोगे, जितने भी विकसित देश हैं इनके आंकड़े उठा के देखोगे तो यहां पर यह देखा गया है कि जब कोई देश स्टार्टिंग में जब वो विकसित नहीं था तो वहां पर सबसे ज्यादा जो लोग थे वो प्राथमिक गतिविधि में थे, धीरे धीरे जब उनके पास पैसा आने लगा तो द्वितीय क्षेत्र में गए और फिर धीरे धीरे आप देखोगे तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर 70% से ज्यादा जो लोग थे, वो 70% से ज्यादा जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पादन जो था, वो किससे आता था, वो प्राथमिक गतिविधि से आता था। लेकिन आज के टाइम पर हम देखें तो 70% से ज्यादा जो उत्पादन है वो हमारा तृतीय क्षेत्र से आ रहा है। तो एक पहचान होती है ये किसी भी विकसित देश की, जितने भी विकसित देश हैं तो वहां पर आप देखोगे मैक्सिमम जो जीडीपी है, मैक्सिमम जो लोग हैं कहां काम करते हैं, तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं। थोड़ा सा यहां पर देख लो, है ना, यहां पर आप देखोगे ये हमारा 1973 का डेटा है, इधर देखो परसेंटेज है ना, 1973-74 का डेटा है, आंकड़े हैं, और 2013-14 के आंकड़े। तो आप देखोगे लगभग जो है यहां पर देखना आप, है ना, ये आप देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, है ना, सिर्फ जो है यहां पर 40% जो है, 40% जीडीपी में जो है आप देखोगे प्राथमिक गतिविधि का जो हिस्सा है, और यहां पर आप देखोगे तो लगभग जो है यहां पर 70% हिस्सा जो है किसका है भाई, 70% हिस्सा जो यहां पर आप देखोगे हमारा तृतीय क्षेत्र का। तो ये कितना बदल गया है ना, तो तृतीय क्षेत्र की तरफ जो है एक शिफ्ट आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पर ये दिखाई देती है, दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि देखो एक विकसित देश में, विकसित जो देश होता है वहां पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में ही काम करते हैं, लेकिन ये चीज भारत में नहीं दिखती। भारत में इस चीज की समस्या है, क्योंकि आप देखोगे ना 74% जो लोग थे वो 1972 में प्राथमिक गतिविधि में काम करते हैं, और अभी भी आप देखोगे 50% ज्यादा जो लोग हैं, 2011-12 का डेटा है, 50% जो लोग हैं वो अभी भी आप देखोगे कि प्राथमिक गतिविधि में ही काम कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो तृतीय क्षेत्र जो है या फिर द्वितीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा नौकरियां नहीं दे पाया, अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र पर ही जो है डिपेंडेंट है, निर्भर है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है, अगर प्राथमिक गतिविधि में उनको काम मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो हमारी प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, जो हमारा कृषि क्षेत्र होता है, याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं और द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, इसमें आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छुपी हुई बेरोजगारी बहुत मिलती है। सोच के देखो, तुम्हारे खेत में काम कर रहे हो, है ना, खेत में काम कर रहे हो, रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की और वहां पर 20 लोग काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलो कोई खेत में सिर्फ 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसमें 8-9 लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पर बाकी के जो 4 लोग काम कर रहे हैं उनका उत्पादन तो शून्य हुआ। तो वो देखने में तो लग रहा है तुम्हें काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो, असल में वो क्या है, बेरोजगार है। तो इसीलिए जो आप देखोगे कि यहां पर प्राथमिक गतिविधि जो है, यहां पर छुपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और तृतीय और द्वितीय क्षेत्र जो है अब तक हमें रोजगार प्रदान नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब सरकार ने कुछ किया, बिल्कुल किया, सरकार ने कुछ कदम उठाए, और उसमें जो सबसे मजबूत कदम जो था वो था नरेगा, है ना। नरेगा 2006 की अगर हम बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसका बाद में नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया था, और महात्मा गांधी का नाम जो इसमें जोड़ दिया था। उसमें क्या बोला सरकार ने, बोला देखो ऐसा है कि हम जो है आपको साल में 100 दिन जो है रोजगार का काम देने का वादा करते हैं, है ना, आपको 100 दिन जो है रोजगार का वादा करेंगे, अच्छी खासी सैलरी देंगे, मतलब बढ़िया जो है तुम्हारी जो दिहाड़ी होगी अच्छी होगी, है ना, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी दिहाड़ी होगी। और अगर सरकार 100 दिन जो है तुम्हें काम नहीं दे पाती, अपना जैसा उसने वादा किया था, तो तुम्हें जो है रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये एक स्कीम चलाई गई थी गरीब लोगों के लिए, हर गरीब परिवार से कम एक व्यक्ति को जो यहां पर क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गीकरण। अब देखो, अब तक तो हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के बारे में बात किया, अन्य वर्गीकरण अगर करें हम तो यहां पर संगठित और असंगठित क्षेत्र यहां पर दिखाई देते हैं। अच्छा, संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, तो आप देखोगे यहां पर क्या होता है, यहां पर हर चीज जो है संगठित रूप में होती है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है, यहां पर हर एक कानून का जो है पालन किया जाता है। मतलब अगर संगठित क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो तो आपको यहां पर हर चीज जो है कानून के हिसाब से होती है। आपका जो है पीएफ कटेगा, आपको जो है आपका जो काम की घंटे हैं वो निर्धारित होते हैं, आपसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएगा, आपका जो है रोजगार जो है वो सुरक्षित होता है। तो ये चीज जो होती है आप देखोगे तो हमारी संगठित क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलती है। वहीं मैं असंगठित क्षेत्र की बात करूं तो आप देखोगे इस सेक्टर में कोई सिस्टम नहीं होता, है ना, ज्यादातर कानूनों की अवहेलना की जाती है। ये सरकार के जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जो है नहीं चलते। आपने देखा होगा कि एक कोई दुकान है परचूनी की, है ना, जो पसारी की दुकानें होती है, इसमें एक छोटू काम करता है ना,
तो बेचारा वो दिन भर काम करता है, उसका जो ना ही घंटे निर्धारित होते हैं उसके, ना ही उसको ठीक से पगार मिलती है, ना ही उसका पीएफ कटता है, ना ही उसका इंश्योरेंस होता है। तो यहां पर हर चीज जो है वो क्या होती है, असंगठित होती है। तो आई होप आपको संगठित और असंगठित में जो है डिफरेंस पता चल गया होगा, याद कर लेना, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, क्लियर? वो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बात करते हो, तो सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर आप देखोगे ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। हमारी जो सरकार जो होती है वो जो इनको कंट्रोल करती है। पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इसको हम, सार्वजनिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोल सकते हो उसको आप इंग्लिश में, है ना। तो यहां पर सरकार जो इसको कंट्रोल करती है, जैसे हम बात करें सेल, बेल, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। यहां पर आप बात करोगे ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में, तो सब जो है क्या है, ये सब जो है गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। क्लियर हुआ, गवर्नमेंट कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र की हम बात करें, इसको हम प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है निजी लोग जो है चलाए जाते हैं, ये निजी लोगों के द्वारा जो है ये सेक्टर चलाया जाता है। जैसे हम रिलायंस की बात करें, गोदरेज की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, है ना, पीडब्ल्यूबी इज आल्सो प्राइवेट कंपनी। ठीक है, क्लियर हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ जो है पूरा चैप्टर जो हुआ फिनिश। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।